प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन ड्यूरेशंस, क्योंकि आप सभी लोगों ने बताया कि सर नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर बात किया जाए, तो आपके लिए तैयारी ड्यूरेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और जो न्यू सिलेबस है आप लोग का ड्यूरेशंस और जो एनसीईआरटी बेस है, जिसे आप लोग 2024 के एग्जाम में महत्वपूर्ण समझ सकते हैं ड्यूरेशंस, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए नागरिक शास्त्र के इस महत्वपूर्ण सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। यहाँ पर दीर्घोत्तरी में देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक क्या हैं। देखिए भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक कौन है जिनके आधार पर भारत की सुरक्षा रणनीति बनाई गई है, यह घटक क्या है। देखिए दोस्तों, से अगर हम लोग बात करें, देखिए भारत के सुरक्षा नीति के बारे में अगर हम लोग, तो 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं जो इनकी सुरक्षा की रणनीति का नींव रखते हैं या नींव बनाते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए भारत की सुरक्षा नीति में देखा जाए तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो हो जाएगा डिफरेंस में, देखिए क्षेत्रीय अखंडता। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, क्षेत्रीय अखंडता की बात होती है। अखंडता के बारे में अगर बात किया, देखिए भारत की सुरक्षा नीति जो होता है डिफरेंस, इसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के केंद्र पर रक्षा करने पर केंद्रित है। इसमें क्या होता है डिस्टेंस, बाहरी खतरों से देखा जाए तो अपनी सीमाओं की रक्षा करना और अपनी भूमि के बारे में, वायु के बारे में, जल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना शामिल होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जैसे कहा गया सियाचिन है, ग्लेशियर है, तमाम ये जो क्षेत्र हैं, जो बर्फीले जगह स्थान है, तो देखिए यहाँ सम्मान की लड़ाई है। ठीक है ना, देखिए बहुत बड़ा हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बहुत वहां से नुकसान, लेकिन कहने का मतलब जैसे एक अपनी अगर जमीन है, भूमि है, वायु है और जो जल क्षेत्र है, तो उसका नियंत्रण हमारे लिए जरूरी है। हमारी ये सीमा है, तो उसकी संप्रभुता और उसका रक्षा करना जो है वो हमारा एक परम कर्तव्य बन जाता है, जिसे हम लोग क्षेत्रीय अखंडता की श्रेणी में रखते हैं। देखिए भारत की सुरक्षा रणनीति पर अगर देखा जाए तो यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है, और किसी भी बाहरी आक्रमण से उसकी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कोई भी बाहरी आक्रमण और तो क्षेत्रीय अखंडता जो है, क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली महत्वपूर्ण ये आपके पॉइंट जो ये रणनीति हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता की बात होगी। दूसरा देखिए क्या है, सामरिक स्वायत्तता। देखिए भारत की सुरक्षा नीति में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जो है रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। देखिए दोस्तों, इसमें देखा जाए तो अपने हित की यानी राष्ट्रीय हित में जो भी बातें हमारे लिए जरूरी होंगी, और प्रसार की बात होगी, चाहे बाहरी शक्तियों की बात होगी, चाहे रणनीति की बात होगी, तो उसके लिए जो होंगे हम लोग स्वायत्त स्वायत्त होंगे, मतलब स्वतंत्र होंगे पूरी तरीके से, जो होंगे वो अपने इस राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी विदेशी नीति बनाई गई है, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई है रक्षा और सुरक्षा के मामले में जो है वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से। ठीक है ना, तो जो हमारी सुरक्षा नीति बनाई गई है इसके अनुरूप बनाई गई है। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, क्षेत्रीय स्थिरता। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्षेत्रीय स्थिरता का मतलब हो गया कि भारत की सुरक्षा रणनीति जो है क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। इसमें देखा जाए तो आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो है पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ना शामिल है। जैसे देखिए सार्क की बात होती है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की बात हो गई, स्थायी सदस्य की बात हो गई, और स्थायी सदस्य की बात हो गई। तो ऐसे तमाम जो है कुछ रणनीति बनाई गई है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ जो है साझेदारी जो मजबूत बनाना चाहता है, या जो विदेशी जो मामले हैं या विदेशी नीति के द्वारा जो है वो उनसे जुड़ाव करके अपना कार्य करना चाहते हैं। तो निकटतम क्या होता है, पड़ोस में जो है शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए जो है क्षेत्रीय सुरक्षा पहल में योगदान देना चाहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय स्थिरता। ठीक है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का सुरक्षा की रणनीति के दृष्टिकोण से ना, सुरक्षा नीति में। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, वैश्विक जुड़ाव। देखिए वैश्वीकरण की बात मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि विश्व का एकीकरण करना, विश्व का क्या करना, विश्व का एकीकरण यानी वैश्विक जुड़ाव जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए भारत की सुरक्षा नीति में अगर देखा जाए, सुरक्षा नीति में तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और वैश्विक सुरक्षा में देखा जाए तो योगदान देने के लिए जो है वैश्विक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वैश्वीकरण की जो इसमें बात होती है, इसमें देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो है मंचों में भाग लेना और अन्य देशों के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी बनाना जो है महत्वपूर्ण रूप से इसमें जो ये बात शामिल होती है।
ठीक है ना। जो पश्चिमी सभ्यता हो गई या पूर्वी सभ्यता हो गई, तो लोग सभ्यताओं का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। वैश्वीकरण मतलब एकीकरण हो रहा है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है ना, सभ्यता का आदान प्रदान हो रहा है, बिजनेस व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हो गए उनका जो है आदान प्रदान हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत की सुरक्षा रणनीतिक जो डायरेक्शन देखा जाए तो क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक स्वायत्तता जो है और क्षेत्रीय स्थिरता जो है और साथ ही साथ जो वैश्विक जुड़ाव के सिद्धांतों पर बनी है। ये घटक जो एडिशंस भारत की सुरक्षा नीति का देखा जाए तो मूल बनाते हैं और तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिवेश में राष्ट्र की सुरक्षा और भलाई के लिए देखा जाए तो एक विशेष प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतत विकास क्या है, इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है सतत विकास की। सतत विकास का मतलब क्या होता है, वर्तमान का भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्माण करना या वर्तमान का विकास करना। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एजुकेशन एक अवधारणा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। देखिए वही बात है एजुकेशन, चीजें जो है समझिए इसको। इसमें देखिए क्या है, आर्थिक विकास जो है इसमें शामिल किया गया और इसमें सामाजिक प्रगति को शामिल किया गया और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के बीच देखा जाए तो संतुलन बनाना जो है इसमें शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या क्या शामिल किया गया, आर्थिक विकास को लिया गया, इसमें सामाजिक प्रगति के बेस पर बात किया गया, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जो है वो सतत विकास की श्रेणी के दृष्टिकोण से ही हम लोग देखते हैं। सतत विकास देखिए दोस्तों क्या करता है, प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों जो अगर बात करें लोग सतत विकास की तो ये एक समग्र, ये बहुत ही व्यापक पहलू है। ठीक है, समग्र जो है दृष्टिकोण मतलब एक बहुत ही व्यापक विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, सतत विकास जो आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के अंतर संबंधों को ध्यान में रखता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसको हासिल करने के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। देखिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण जो सिद्धांत बनाए गए और कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई गई इसके बेस पर। सबसे पहले देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो एडिशंस की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए भाई जाहिर सी बात है, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपका आर्थिक विकास। किसी भी कार्य को आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आर्थिक विकास और उसका जो प्रोजेक्ट होता है उस पर काम करना जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, समावेशी और पर्यावरण की दृष्टि से जो है देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टिकाऊ कार्य होता है। इसका मतलब यह है कि नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, किसको बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। स्वच्छ और नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोतों में देखा जाए तो निवेश करना, टिकाऊ उपभोग देखा जाए और उत्पादन पैटर्न को जो है बढ़ावा देना, कैसे उसमें और उन्नति किया जाए। जैसे हम लोग कहा गया कि जो हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाए, कैसे मतलब और पैमानों पर या उत्पादों की जो दक्षता है उसकी बढ़ाई जाए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सामाजिक असमानताओं को दूर करना। देखिए जो समाज में जो किसी भी सामानों का वितरण है तो उसको सुनिश्चित करना और उसका एक दृष्टिकोण बनाना। ठीक है दोस्तों, और सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सबको मिले, सबको देखभाल मिले और बुनियादी जितनी भी व्यवस्थाएं जो है सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे वो जैसे भी मिल रही है सभी तक पहुंच रही है, उसका जो अधिकार जो है वो सभी को मिले। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण भी सतत विकास का ही एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए पर्यावरण संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है ना, जो ओजोन परत की बात हो गई तो मतलब ओवरऑल जो है पूरा व्यापक परिवर्तन करना है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण इसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। जैसे पेट्रोलियम का हो गया, डीजल का हो गया, केरोसिन का हो गया, अदर भी जो चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधन हम लोग को मिल रहे हैं, जो प्रकृति में जो है उपलब्ध है या जिन्हें हम लोग को हिसाब से हम लोग को उन्हें खर्च करना चाहिए। देखिए जैव विविधता की रक्षा भी करना जरूरी है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जो है कम करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। देखिए जिसके लिए क्या किया गया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजन भी किया गया कि भैया कैसे हम लोग जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त कर सके। स्थायी भूमि उपयोग हो, प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, साथ ही प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन को जो है कम करना भी आवश्यक है। ठीक है, सतत विकास को देखिए प्राप्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है वैश्विक सहयोग करना और साझेदारी को क्या करना, देखिए साझेदारी को बढ़ावा देना। जलवायु परिवर्तन में देखा जाए, देखिए गरीबी की बात हो गई, असमानता की बात हो गई, ये जो वैश्विक चुनौतियां हैं इससे निपटने के लिए जो सरकार है, जो व्यवसाय है,
जो नागरिक सामाजिक नागरिक हैं जो समाज के, तो उनके बीच में आपसी सहयोग से ही ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है, तभी उनको ये दूर किया जा सकता है। बिना आपसी सहयोग के इनको कर पाना बहुत ही दुर्लभ काम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी देखिए इसके लिए क्या है, उसने भी अपने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते बनाए, अपनी कई रूपरेखाओं को इन्होंने तैयार किया, सतत विकास के कार्यक्रम बनाए गए, रोड मैप उसका तैयार किया गया, जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है प्रमुख तत्व लाए गए, शिक्षा को लाया गया। तो ऐसे तमाम जो व्यवस्थाएं बनाई गई जिसके माध्यम से जो है वो महत्वपूर्ण रूप से भूमिकाएं अपनी निभाई दी जा रही है, ठीक है ना, सभी लोग अपने तरीके से संस्कृति बना सकते हैं जो दीर्घकालीन सफलता के लिए आवश्यक। संक्षेप में देखा तो देखिए सतत विकास क्या है, प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता हो। समावेशी देखिए आर्थिक विकास जो होता है, सामाजिक जो समानता होता है, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण जो होता है, और वैश्विक सहयोग और शिक्षा को बढ़ावा देकर अगर देखा जाए तो हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ और महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए समृद्ध भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और साथ ही साथ दो प्रश्नों का डिस्कशन मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ किया, और जो ये दूसरा और तीसरा और चौथा जो प्रश्न था इसका हम लोग जो डिस्कशन आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यदि नेक्स्ट वीडियो का डिस्कशन आप लोग को चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों, तभी कंटेंट जो है आप लोग के लिए और भी लगन के साथ तैयार किए जाएंगे। लेकिन डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। जल्दी मिलती है किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।